यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रिज्म पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आइए देखते हैं प्रिज्म पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण डेल्टा तथा आपतन कोण आई में ग्राफ किस प्रकार का होगा या ग्राफ कैसा होगा। इसको आपके सवाल में 4 प्रकार के ग्राफ दिए हैं, जिसमें से कौन सा ग्राफ प्रिज्म द्वारा विचलन कोण डेल्टा तथा प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण आई के बीच है। प्रिज्म के टॉपिक को बताते समय हमने बताया था कि आपतन कोण और प्रिज्म द्वारा विचलन कोण के बीच जो ग्राफ होता है वो 30 डिग्री के बाद जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे पहले तो विचलन कोण का मान कम होता है, लेकिन एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, जिसको हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। उसके बाद पुनः आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान बढ़ता जाता है। ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये हम इधर आपतन कोण को दिखाते हैं, इधर विचलन कोण को दिखाते हैं। तो 30 डिग्री मान लेते हैं, ये 30 डिग्री है। यहाँ पर इधर आपतन कोण को दिखा रहे हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर मान लेते हैं विचलन कोण इतना। अब जैसे जैसे 30 डिग्री के बाद जाते हैं विचलन कोण क्या होता है, कम होता जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, कम होता जाता है। लेकिन एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। उसके बाद पुनः जब आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो आपतन कोण और विचलन कोण के बीच इस प्रकार का ग्राफ बनता है। ये जो डेल्टा है इसको हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, डेल्टा एम कहते हैं। तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है आपतन कोण और डेल्टा विचलन कोण में। तो यही आपसे पूछा गया है। तो जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन सी इसमें सही है, जो इस तरह के ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु प्रिज्म क्षैतिज तल पर रखा है। प्रकाश की एक प्रतिरूपी किरण PQRS प्रिज्म में से गुजरती दर्शाई गई है। अल्पतम विचलन कोण के लिए क्या सही होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है किरण PQ क्षैतिज होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है किरण RS क्षैतिज होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है किरण QR क्षैतिज होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है या तो PQ या तो RS क्षैतिज होनी चाहिए। आपके सवाल में दिया है कि एक प्रिज्म क्षैतिज अवस्था में है। इस तरह से ये क्षैतिज अवस्था में है। इस पर प्रकाश की किरण PQ आपतित हो रही है और इस पहले तल AB से अपवर्तन के पश्चात QR दिशा में जा रही है और यह QR इस दूसरे तल पर आपतित किरण बन रही है और इस दूसरे तल से अपवर्तन के पश्चात RS दिशा में निर्गत हो रही है। ये प्रिज्म से अपवर्तन संबंधी फिगर है। यहाँ पर जब न्यूनतम विचलन कोण होता है तो ऐसी स्थिति में QR जो होता है वो आधार BC के समानांतर हो जाता है। क्योंकि ये प्रिज्म क्षैतिज है, इसका आशय यह है कि BC क्षैतिज होगा और BC के समानांतर QR है तो QRB क्षैतिज होगा। तो इसमें QR लाइन जो होगा वो क्षैतिज होगा न्यूनतम विचलन कोण के लिए। तीसरा सवाल है कि किसी प्रिज्म का कोण A है। किसी प्रिज्म का कोण A है। इस प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ रजतित कर परावर्तक बना दिया गया है। इसके पहले पृष्ठ पर
2a कोण पर आपतित प्रकाश की किरण रजतित पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस चली जाती है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए है, ये कोण क्या है? ए है, और इसके एक तल को रजतित का मतलब कलई कर दिया गया है, ये कलई कर दिया गया। इस पर जो प्रकाश की किरण पड़ेगी वो परावर्तित होकर के वापस आएगी। अब यहां पर आपतन कोण 2a, आपतन कोण 2a पर एक प्रकाश की किरण चल रही है, ये कोण कितना है? 2a है, और अपवर्तन के पश्चात दूसरे तल पर पड़ती है, यहां से वापस चली जाती है, उसी मार्ग पर इस तरह से चलती है और उसी मार्ग पर क्या होती है? वापस चली जाती है। तो अगर कोई परावर्तक पृष्ठ है, उस पर प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है और उसी मार्ग पर वापस चली आ रही है, तो इसका मतलब कि इस तल पर आपतित प्रकाश की किरण लंबवत है, यानी ये प्रकाश की किरण इस तल पर लंबवत पड़ रही है, इसीलिए उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। तो ये कोण क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अगर ये कोण 90 है तो ये भी 90 हो गया, ये कोण 90 हो गया, ये कोण ए है, तो ये कोण कितना हो गया? 90 माइनस ए हो गया, 90 माइनस ए हो गया। और अगर इसको हम ए कहें, बी कहें, सी कहें, और ये क्यू है, तो ये ए बी तल है, इस पर ये लंब है, तो ये पूरा कोण, ये पूरा कोण कितना होगा? 90 हो गया। और ये 90 माइनस ए है, ये कोण 90 माइनस ए है, और पूरा कोण 90 है। ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। कैसे? 90 माइनस ए प्लस व्हाट, ये 90 माइनस ए प्लस व्हाट इक्वल टू 90, तो व्हाट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस 90 प्लस ए, ये कटेगा, तो व्हाट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस कोण का मान कितना हो गया? ए हो गया। अब इस तल के लिए ये आपतित प्रकाश की किरण है जो अविलंब के साथ 2a कोण बना रही है, और ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है जो अविलंब के साथ a कोण बना रही है। तो I का मान क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और R का मान क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपसे पूछा है, तो अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन I अपन साइन R लिखते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? I की जगह 2a लिखेंगे, साइन 2a बटा R की जगह a लिखेंगे, तो साइन a, और ये साइन 2 है, मैथ में कहा जाता है 2 साइन a cos, और बटा क्या हो जाता है? साइन a। साइन a से मरेगा, बचेगा 2 cos a, यानी n इक्वल टू क्या आ गया? 2 cos a आ गया। ये हमारा आंसर रहा। और इसमें ऑप्शन बी n इक्वल टू 2 cos a दिया हुआ है, तो हमारा ये ऑप्शन बी सही होगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण a है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण a है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक काट a/2 है, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण a है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक काट a/2 है, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर अपवर्तक कोण का आशय है प्रिज्म कोण से, तो आपके पास प्रिज्म कोण a है, प्रिज्म कोण बराबर a और n बराबर काट a/2, और आपसे पूछा गया डेल्टा m का मान क्या होगा। तो n प्रिज्म कोण और डेल्टा m में जो फार्मूला होता है वो है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a/2, और n का मान हम रख सकते हैं काट a/2, काट a/2 इक्वल टू
साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। इसको हम बदल लेते हैं cos a बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 करके, बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 दोनों तरफ है, ये मरेगा, क्या बचा cos a बाई 2 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। यहां से हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, या यहां पर हम थीटा की जगह a बाई 2 लिखें, क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस a बाई 2, ये हो जाएगा। तो यहां से cos a बाई 2 की जगह लिखेंगे साइन 90 माइनस a बाई 2 इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब कंपेरिजन करें तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2 इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये तो इधर कर लेते हैं, या इसको हम इस तरह से करते हैं 90 माइनस a बाई 2 इक्वल टू, इसको हम a बाई 2 प्लस डेल्टा एम बाई 2 लिख सकते हैं। a बाई 2 को इधर ले आइए, क्या हो जाता है 90 माइनस a बाई 2 माइनस a बाई 2 बराबर डेल्टा एम बाई 2। क्या हो गया 90 माइनस a बाई 2 दो बार हो गया तो 90 माइनस a हो गया इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन 2, या डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू, ये तो इधर गुणा कर देगा, क्या हो जाएगा 180 माइनस 2। ये हमारा आंसर बन के आएगा। और ये आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन डी में ये आंसर मिला हुआ है, तो यहां पर ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सवाल में है कि किसी प्रिज्म पर अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में आपतित प्रकाश की किरण 30 अंश से विचलित होती है। यानी अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में आपतित प्रकाश की किरण 30 अंश से विचलित होती है। यदि प्रिज्म के छायादार आधे भाग को हटा दिया जाए तो वही किरण कितने डिग्री से विचलित होगी। तो आपके पास डेल्टा एम इक्वल टू दिया हुआ है, डेल्टा एम इक्वल टू 30 डिग्री, और प्रिज्म से विचलन के संदर्भ में या प्रिज्म से अपवर्तन के संदर्भ में हमने आपको बताया था डेल्टा एम इक्वल टू ए इंटू एन माइनस 1। तो जब पूरा प्रिज्म है तो मान लेते हैं प्रिज्म कोण ए, यानी प्रारंभिक प्रिज्म कोण ए है, और बाद में जब छायांकित भाग को आधा कर दिया जा रहा है तो अंतिम प्रिज्म कोण क्या हो जाएगा बराबर a बाई 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इस फार्मूले में पहले जब पूरा प्रिज्म था तो उसके लिए डेल्टा एम इक्वल टू क्या था 30 डिग्री इक्वल टू a n माइनस 1, ये हो गया। अब जब प्रिज्म आधा हो गया है तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया प्रिज्म कोण a का मान आधा हो गया, a बाई 2 हो गया। तो यहां पर हमको विचलन कोण निकालना, तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा a की जगह a बाई 2 कर देंगे और n माइनस 1 कर देंगे, और यहां से डेल्टा m इक्वल टू a n माइनस 1 बटा 2 हो गया। और ये वाला मान कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है, क्या हो जाता है डेल्टा m इक्वल टू 30 अपॉन 2 यानी 15 डिग्री। ये विचलन कोण 15 डिग्री आ गया। और इसमें ऑप्शन जो हमारा है वो सी सही है, उसको सी में ऑप्शन 15 डिग्री दिया है। इसको आप ऐसे कर लेते हैं या सीधे आप इस फार्मूले के जानते हैं, ये वाला फार्मूला। अब जो डेल्टा एम है यहाँ पर n माइनस 1 कॉन्स्टेंट है। n क्या है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक,
तो n माइनस वन कॉन्स्टेंट है, तो यहां से हो जाता है डेल्टा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बढ़ेगा तो डेल्टा m बढ़ेगा, ए घटेगा तो डेल्टा m घटेगा। पूरे प्रिज्म के लिए डेल्टा m का मान 30 डिग्री है, तो आधे प्रिज्म के लिए छायादार भाग निकाल दिया गया है, तो आधे प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। सीधा सा आंसर है कि पूरे प्रिज्म के लिए यदि हम देख रहे हैं कि डेल्टा m अनुक्रमानुपाती है प्रिज्म कोण के, तो प्रिज्म कोण अगर a है तो डेल्टा m 30 है, प्रिज्म कोण अगर आधा हो गया a/2 हो गया तो डेल्टा m भी 30 का आधा हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि डेल्टा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। यदि पूरा प्रिज्म है तो विचलन कोण 30 है, यदि प्रिज्म आधा कर दिया गया तो विचलन कोण 15 हो जाएगा। ये हमारा हो गया सवाल। अगला सवाल है कि एक समबाहु प्रिज्म P में एक दी गई प्रकाश की किरण में अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न होता है। उसी पदार्थ तथा उसी आकार के दो प्रिज्मों Q एवं R चित्रानुसार रख दी गई तो वह किरण अधिक विचलित होगा कि विचलित ही नहीं होगा, उतना ही विचलित होगा या पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगा। तो एक प्रिज्म ये है, आपके फिगर में दिया है, और इसी से लगा हुआ दो प्रिज्म और जोड़ दिया गया इस तरह से। ये पहला आपका प्रिज्म है P और Q और R और जोड़ दिया गया, और ये प्रकाश की किरण इस तरह से थी। तो अब एक प्रिज्म था तो प्रिज्म कोण A था, और मान लेते हैं कि ये आपतन कोण I हो गया। अब Q और R दो प्रिज्म और जोड़ दिए गए हैं, तो इसको जब हम इस तरह से बढ़ा दें इस तरह से, तो ये भी एक प्रिज्म बन गया। तो ये वाला जो पार्ट है इस बड़े वाले प्रिज्म का कटा हुआ भाग है, और इसके लिए जो कोण ये होगा वही कोण ये भी होगा। तो जैसे ये प्रिज्म Q है और ये प्रिज्म R है, दोनों एक दूसरे से उलट कर रख दिए गए हैं, तो ये जो लाइन होगी इसके पैरेलल हो जाएगी। अब ये लाइन जब पैरेलल होगी तो इस लाइन पर ये कोण और ये कोण, दो पैरेलल लाइनें खींची गई हैं इस लाइन पर। अगर हम इसको A डैश कहें, ये B कहें और ये C कहें, तो A डैश B पर दो लाइनें पैरेलल जो है वो खींची गई हैं। ये पैरेलल लाइन होगी, ये पैरेलल लाइन होगी, और ये पैरेलल लाइन दोनों इस A डैश B पर मिले तो दो पैरेलल लाइन किसी लाइन पर मिलती है तो दोनों समान कोण बनाती है। जो ये कोण होगा A डैश वो भी A के बराबर होगा, तो ये कोण A हो गया। पहले जो प्रिज्म सिंगल था उसके लिए प्रिज्म कोण कितना था, A था, और जब दो प्रिज्म और जोड़ दिए गए एक नया प्रिज्म बना तो उसके लिए भी प्रिज्म कोण क्या है, A ही है। तो डेल्टा M क्या होता है, A इंटू n माइनस वन ये होता है। तो न तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बदल रहा है, न तो प्रिज्म कोण बदल रहा है। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा M विचलन जो होगा वो जो प्रारंभ में होगा एक प्रिज्म के लिए, वही डेल्टा M इन दोनों प्रिज्मों को अलग से जोड़ देने के बाद भी होगा, क्योंकि प्रिज्म कोण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन आपका C सही होगा, उतनी ही विचलित होगी, क्योंकि न तो प्रिज्म कोण में परिवर्तन हो रहा है न तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक में परिवर्तन हो रहा है। तो ये ऑप्शन C सही है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दो कांच के प्रिज्मों P1 व P2 को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि विचलन रहित विक्षेपण उत्पन्न हो। प्रिज्मों P1 व P2 के कोण क्रमशः 4 और 3 डिग्री हैं, 4 और 3 डिग्री लिए जाते हैं। तो प्रिज्म P1 का अपवर्तनांक 1.54 है, तो प्रिज्म P2 का अपवर्तनांक क्या होगा। एक प्रिज्म है इस तरह से, और
और इस पर एक आपतित प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.54 है, n इक्वल टू 1.54, और ये इधर जाएगी इस तरह से ऐसे मुड़ेगी। अब दूसरा प्रिज्म इस प्रकार रखा गया है कि इससे जो विचलन हो वो समाप्त हो जाए। इसका आशय यह है कि इस प्रिज्म से जो विचलन होगा इस प्रिज्म के द्वारा उतना ही विचलन होगा, लेकिन निगेटिव होगा। इसलिए जो डेल्टा एम है, पहला विचलन पहले प्रिज्म से बराबर होगा डेल्टा M2 दूसरे प्रिज्म से विचलन, क्योंकि दोनों प्रिज्म मिल करके विचलन क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2, पहले प्रिज्म के द्वारा विचलन प्लस दूसरे प्रिज्म के द्वारा विचलन, दोनों मिल करके विचलन समाप्त करेंगे, तभी विचलन रहित विक्षेपण उत्पन्न होता है। तो विचलन रहित विक्षेपण उत्पन्न करने के लिए पहले प्रिज्म से जो विचलन होगा और दूसरे प्रिज्म से विचलन होगा, दोनों को जोड़ करके हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तब विचलन रहित विक्षेपण होगा। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा M1 को लिखेंगे हम A1 इंटू N1 माइनस 1 प्लस A2 इंटू N2 माइनस 1 इक्वल टू 0। या इसको हम लिखते हैं, A1 को क्या लिखेंगे, 4 डिग्री, 4 इंटू N1 1.54 माइनस 1 बराबर माइनस A2 का मान 3 डिग्री इंटू N2 का मान पूछा गया आपसे माइनस 1। तो यहां पर चिन्ह केवल ये बता रहा है कि पहला जो विचलन है दूसरे विचलन के अपोजिट है। चिन्ह का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर चिन्ह को हटा सकते हैं। अब क्या हो गया, 4 इंटू 0.54 इक्वल टू 3 इंटू N2 माइनस 1। अब ये 3 को इधर हम ले आते हैं, क्या हो जाता है, 4/3 इंटू 0.54 इक्वल टू N2 माइनस 1। ये क्या हो गया, 72 पॉइंट के साथ इक्वल टू N2 माइनस 1। तो यहां से हो जाएगा N2 इक्वल टू 1.72। कुल मिला के हमको पहले प्रिज्म के द्वारा जो विचलन है उसको बराबर कर देना है दूसरे प्रिज्म के द्वारा विचलन को। या तो इस तरह से करिए, या डायरेक्ट डेल्टा M1 इक्वल टू डेल्टा M2 कर दीजिए, और यहां से आपको N2 मिल करके आ जाएगा। यहां पर अगर इस तरह से करते हैं तो यहां माइनस चिन्ह आता है, आपको लिखना पड़ेगा कि माइनस चिन्ह ये बताता है कि पहले प्रिज्म के द्वारा जो विचलन है वो दूसरे प्रिज्म के द्वारा विचलन के अपोजिट है। उसके बाद इस माइनस को हटा करके आप N2 का मान निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन रहा, इसमें ऑप्शन आपका डी सही है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एक प्रकाश किरण पुंज लाल, हरे तथा नीले रंगों से बना है। यह किरण पुंज किसी समकोणीय प्रिज्म पर आपतित होता है। आरेख देखिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक लाल, हरे एवं नीले रंग के लिए क्रमशः 1.39, 1.44 तथा 1.47 है। तो लाल रंग के लिए NR इक्वल टू 1.39 और हरे रंग के लिए 1.44, NG इक्वल टू 1.44 और नीले रंग के लिए NB इक्वल टू 1.46। अब ये तीन प्रकाश की किरण इस समकोणीय का आशय है कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री है, इस पर इस तरह से पड़ रही है। तो चूंकि पहले तल पर ये लंबवत पड़ रही हैं, तो बिना विचलित हुए ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। जब प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत पड़ती है तो सीधे निकल जाती है। ये तीनों प्रकाश की किरण सीधे निकल गई, और यहां पर पड़ने के बाद हर किरण के लिए ये 90 डिग्री लंब है, ये भी लंब है और ये भी लंब है। तो तीनों लंब है। इस लंब के साथ ये कोण
जो बनेगा वही आपतन कोण होगा। अगर ये 45 है और ये तल इस लाइन के समानांतर है, क्योंकि ये तल और ये तल लंबवत है और ये तल तथा ये किरण लंबवत है, तो ये किरण क्या होगी, इस तल के समानांतर हो जाएंगी। अगर ये समानांतर है तो ये कोण जो होगा वो 45 होगा, ये कोण क्या होगा 45 होगा, और ये कोण 45 है, दोनों कोण मिला करके 90 है, तो ये कोण भी 45 हो जाएगा। तीनों प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का मान 45 है, तो 1/sin45 इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, इक्वल टू 1/1/√2 बराबर क्या हो जाता है √2 बराबर 1.414। ये हो जाता है 1/sin45 का मान। अब जिसके लिए n का मान इससे अधिक होगा उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और जिसके लिए l का मान इससे कम होगा वो बाहर निकलेगी। यहां से क्या होगा, जिस प्रकाश के लिए n is greater than 141 उस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यानी ये प्रकाश की किरण इस तल पर जब पड़ेगी और जिस प्रकाश के लिए n का मान इससे ज्यादा होगा उस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, यानी वो प्रकाश किसी प्रिज्म के अंदर वापस चली जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि Ng हरे रंग के लिए और नीले रंग के लिए n का मान इस 1.414 से अधिक है, तो ये दोनों प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, अंदर ही वापस चली जाएंगी। और रेड कलर का n जो है इस 1.414 से कम है, तो ये प्रकाश की किरण रेड वाली जो होगी वो बाहर निकल के आएगी। अगर ये इसको हम R माने, रेड माने, तो रेड प्रकाश की किरण जो होगी वो बाहर निकलेगी और दोनों प्रकाश की किरण इसी अंदर वापस चली जाएगी। क्या हुआ कि रेड जो है वो अलग होकर के बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा सवाल रहा, इसमें ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह से हमारे कुछ सवाल रहे जिसको हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे और निश्चित रूप से आप इन सवालों से लाभ उठाएंगे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।